Hello everyone, this is Anmol Munat and welcome back to the sessions of Strategic Financial Management. आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस. सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरी चैप्टर, एक टीडीएस और मैकेनिकल चैप्टर है. कंसिडरिंग द थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके वी विल डू दैट. इस चैप्टर में दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, दैट इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड टेस्टिंग वीक फॉर्म एफिशिएंसी यूजिंग रन्स टेस्ट. यानी दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और रन्स टेस्ट के. तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. चूँकि सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट है, अपन ने इसको प्रैक्टिकल टॉपिक्स के साथ अलग से नहीं किया, इसको इसी थ्योरी के साथ इंक्लूड किया है. तो चलिए वी विल स्टार्ट द चैप्टर. लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ. फर्स्ट, नए सिलेबस में थ्योरी का स्कोप काफ़ी बढ़ चुका है. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि एक 16 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन लास्ट में आता था. सो देयर इज़ अ चांस, और अपने पास एक ऑप्शन था कि वी कैन स्किप द थ्योरी पार्ट. लेकिन नए कोर्स में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज थ्योरी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट थ्योरी का इनबिल्ट होता है. सो वी कांट स्किप द थ्योरी. प्लस थ्योरी का वेटेज भी बड़ा है, तो अपने को थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा. लेकिन वी कांट पुट ऑल आवर वर्क ऑन थ्योरी. तो अपने को थ्योरी में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अपन स्टडी मटेरियल की सारी थ्योरी समझ सकें और सारी थ्योरी याद कर सकें. इसलिए अपने को थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, प्लस स्मार्ट वर्क से स्टडी करनी पड़ेगी. यहाँ पे हार्ड वर्क में टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है. इसलिए थ्योरी जितना कम से कम समय दे के जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके उस तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी. प्लस थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और ये कि आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी. फर्स्ट, हेडर्स आपको सेम टू सेम लिखना चाहिए एग्ज़ाम पेपर में जितना कोशिश हो सके. और इनसाइड पार्ट भी जो हेडर्स के हैं, प्लीज़ ट्राई के इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ पॉइंट आप वहाँ पे मेंशन करके आए. सब कुछ आप मन से नहीं लिख सकते, अदरवाइज नंबर्स नहीं मिलेंगे. इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि अपन थ्योरी याद कर सकें. इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैंने इस लैंग्वेज का मैंने इस बुक का फ्रेमवर्क डिसाइड किया है. मैंने इस बुक में थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दी है, हेडर्स हाईलाइट किए हैं, प्लस शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, ताकि अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी प्रिपेयर कर सकें. चलिए तो देखिए, इस सिक्योरिटी एनालिसिस के दो पार्ट हैं. एक है थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल, जो अपन ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. पहले ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इंडेक्स में आके सारा थ्योरी का क्या क्या कवरेज है ये चेक करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी एनालिसिस क्यों करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं. अब सिर्फ सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बाइंग एक्टिविटी के लिए नहीं होता है. सो देयर आर 3 एक्टिविटीज़ जिसके लिए आपको सिक्योरिटी एनालिसिस करना पड़ता है. तो देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कवर किया है क्योंकि इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अपना पाथ डिसाइड करने के लिए कि अपन इसमें कैसे आगे बढ़े चैप्टर में, इस इंट्रोडक्शन को यूज़ किया है. तो देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 टाइप के होते हैं, एक बाय, एक होल्ड और एक सेल डिसीजन. तो आप बाय के लिए 2 तरह के एनालिसिस करते हैं. आप 2 क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. वो सिक्योरिटी चूज़ करेंगे या तो जिसमें रिटर्न हाईएस्ट हो पर यूनिट ऑफ रिस्क, या फिर जिसमें रिस्क लोएस्ट हो पर यूनिट ऑफ रिटर्न. तो 2 क्राइटेरिया होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बाइंग एक्टिविटी के लिए. लेकिन होल्ड और सेल के लिए ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं होती, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं होते हैं. लेकिन आपको तो भी एनालिसिस करना पड़ता है कि विच इज़ द करेक्ट टाइम टू होल्ड द सिक्योरिटी एंड विच इज़ द करेक्ट टाइम टू सेल आउट द सिक्योरिटी. तो इससे एक चीज़ अपने को क्लियर होती है कि सिक्योरिटी एनालिसिस वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. सिक्योरिटी एनालिसिस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है. देखिए, अ सिक्योरिटी
अट्रैक्टिव टुडे फॉर बाइंग मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव टुमारो। यानी आपने अगर आज बाय किया है तो आपको कंटिन्यूसली सिक्योरिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा कि अब आप इसको कब तक होल्ड करके रखें और अब कब इसको सेल आउट करें। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो दो अप्रोचेस हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के। एक है अपना फंडामेंटल एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कंपनी के सारे फंडामेंटल्स इसमें देखते हैं। तो फंडामेंटल्स में टोटल 3 पार्ट आते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट आते हैं। एक आता है आपका इकोनॉमिक, यानी कंपनी कौन सी इकोनॉमी में, कैसी इकोनॉमी में चल रही है, यानी कौन सी कंट्री में कंपनी सिचुएटेड है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। दूसरा आता है अपना इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी कंपनी जिस इंडस्ट्री का पार्ट है उसका एनालिसिस करना कि कैसी उसकी सिचुएशन है। और थर्ड पे आता है अपना कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस, यानी जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अपन टोटल 3 चीज़ें देखेंगे कि इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है और कंपनी एनालिसिस क्या होता है। इन तीनों में 2 पार्ट आएंगे अपने। इन तीनों में 2 पार्ट आएंगे। एक आएगा फैक्टर्स कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं एनालिसिस के लिए और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे आप। तो इस पार्ट में से टोटल 6 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। इकोनॉमिक के फैक्टर्स और टेक्निक्स, इंडस्ट्री के फैक्टर्स और टेक्निक, और कंपनी के फैक्टर्स और टेक्निक। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक पार्ट है चैप्टर का जिसमें अपन टोटल 6 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट आता है अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो दिस इज एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, या एनालिसिस बेस्ड ऑन पास्ट प्राइजेस। यदि आप किसी स्टॉक ट्रेडर से, ब्रोकर से या डीलर से मिले होंगे, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वो एक स्क्रीन पे चार्ट की स्टडी कर रहे होते हैं। उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसके अजम्पशंस क्या क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, थ्योरीज कौन कौन सी हैं टेक्निकल एनालिसिस की, यानी कैसे स्टडी करते हैं मार्केट की सिचुएशन को, इस थ्योरीज में कवर्ड है। चार्ट कैसे रीड आउट करते हैं, ये इस पार्ट में कवर्ड है। तो ये इस पार्ट का कवरेज है। ये थोड़ा सा मैकेनिकल अप्रोच है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटे या 1.5 घंटे के सेशन में हम पूरे मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस तो कवर नहीं कर सकते। कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अपना इंडेक्स देख लेते हैं कि अपन इसमें क्या क्या पार्ट कवर करेंगे। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया, एक फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे अपन इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, सिमिलरली फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर कंपनी। यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6 क्वेश्चंस। फिर टेक्निकल एनालिसिस में अपन क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला अजम्पशंस क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है टेक्निकल एनालिसिस के, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस की करेंगे। मार्केट ट्रेंड स्टडी करने की 3 थ्योरीज इस पार्ट में कवर्ड है कि आप मार्केट का ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अपन चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मार्केट एफिशिएंसी के लेवल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। फिर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे इस चैप्टर के, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रन्स टेस्ट। ये क्या होते हैं ये अपन आगे ही चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए मेन पार्ट में आते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी किसी इकोनॉमी का आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे। तो इसमें वो कॉमन पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे। सपोज आपको किसी इकोनॉमी का एनालिसिस करना है तो आप पहली चीज़ क्या देखोगे, वहाँ की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है, या वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट क्या है।
और जब आप इकोनॉमी यानी इंडिया जैसी इकोनॉमी को कंसिडर करोगे ना, तो वहाँ पे मॉनसून भी चेक करोगे। सपोज आप एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी का एनालिसिस कर रहे हो, सो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो मॉनसून डिफाइन करता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या होगी आने वाले टाइम में। तो ऐसी जगह पे आप मॉनसून को भी काफ़ी वेटेज दोगे। तो टोटल 4 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जब आप इकोनॉमी एनालिसिस करोगे। दैट इज़ फर्स्ट जीडीपी, ये डिफाइन करेगा कि आपकी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो हो रही है और इन्वेस्टर्स क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी से। तो देखिए, द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी वुड बी पॉइंटर टू द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट कंसिडर करेंगे, एंड रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकता है शेयर्स से। तो पहला फैक्टर अपने को जो ध्यान रखना है वो है जीडीपी। उसमें 2 चीज़, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर किस रेट से ग्रो हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिर आप बाइफरकेट कर दोगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उन सारी इंडस्ट्रीज का क्या क्या ग्रोथ रेट है, और आप जिस कंपनी को चेक कर रहे हो वो कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को मतलब कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और उसका ग्रोथ रेट क्या है। तो देखिए, दिस कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ग्रोथ रेट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री का कितना कितना ग्रोथ रेट है और आप जिस कंपनी को चेक कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है। तो ग्रोथ रेट कैसे एस्टिमेट करते हैं? बेस्ड ऑन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो हेडर्स तो आप याद कर ही लीजिए। फर्स्ट है जीडीपी, सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड है आपका इन्फ्लेशन, कि इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर होता है, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको इकोनॉमिक्स याद आ रही होगी 11th और 12th की, वहाँ पे ये टर्म यूज़ हुए थे कि इन्फ्लेशन मेजर होता है आइदर इन टर्म्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल जो प्राइस है वो कितने परसेंट से इन्फ्लेट हो रहे हैं, या रिटेल प्राइस कितने परसेंट से इन्फ्लेट हो रहे हैं। तो डिमांड इन सम इंडस्ट्रीज, particularly consumer goods industries, is influenced by inflation rate. Therefore, firms in these industries make continuous assessment about inflation rates likely to prevail in near future so as to fine tune their pricing, यानी वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करने के लिए, या प्रमोशन पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करती है। देखिए यही लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज टू द एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। तो तीसरा है अपना इन्फ्लेशन, 2 तरीके से मेजर होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो कंपनी क्यों इन्फ्लेशन एस्टिमेट करती है? ताकि उनकी प्राइसिंग पॉलिसी को, प्रमोशन पॉलिसी को या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को डिसाइड कर सके। और चौथा है अपना मॉनसून, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, यानी इसका इफेक्ट दूसरी इंडस्ट्री पे है, इसलिए मॉनसून इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए MIG, MIG, और IG पे लाइन कीजिए। किसी भी इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देता है फाइटर प्लेन, यानी उसका डिफेंस, और डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइटर प्लेन। तो वहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म है MIG, M फॉर मॉनसून, I फॉर इन्फ्लेशन, G फॉर GDP, और IG के नीचे अपन ने लाइन खींची है, यानी लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, हो सकता है इससे आपको याद रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हो आप? फर्स्ट है आपका एंटीसिपेटरी सर्वेस। फर्स्ट है एंटीसिपेटरी सर्वेस,
यानी आप एक्सपर्ट्स के सर्वे देख सकते हो अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी बजट आया, तो उस बजट पे वेरियस एक्सपर्ट्स के क्या राय है, हाउ द इकोनॉमी विल प्रिवेल फॉरवर्ड दिस बजट, या फिर जैसे अभी कॉरपोरेट टैक्स रेट कट हुआ था तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सब चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं, सर्वे करके, कि बाकी सारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है मार्केट के बारे में, कंसिडरिंग दोज चेंजेस। तो देखिए, दिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। सर्वे से आप फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चेंजेस हुआ है तो उसका फ्यूचर में इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, ऑल हैविंग अ डेफिनेट bearing on economic activities. Also, future spending habits of consumers are taken into account. तो आप एंटिसिपेटरी सर्विस क्यों करते हैं? टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट फ्यूचर स्टेट। आप इसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन कंसिडर कर सकते हैं कि क्या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होने वाला है या इन्वेस्टमेंट होने वाला है फ्यूचर में इकोनॉमी में। इसी थोड़ा सा लेंदी है, प्लस थोड़ा सा आपको अंदर के पॉइंट्स पे याद करना पड़ेगा, बिकॉज आप सब कुछ समझ के नहीं लिख पाएंगे, थोड़ी सी आपको बुकिश लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। सो आई विल ट्राई कि मैं जिसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ करता हूँ, लेकिन एट द एंड आपको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड टेक्निक है अपनी बैरोमीटर एनालिसिस या इंडिकेटर अप्रोच। बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, तो तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा है लैगिंग इंडिकेटर्स, और तीसरा है रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब है कि आज कोई इवेंट हुआ जिसका इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होगा फ्यूचर में, ये आप जज कर सके। मतलब वो इवेंट फ्यूचर में लीड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। जैसे अगर मैं यहाँ टाइमलाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये इवेंट हुआ, ये लीड करता है यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको, यानी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट। तो देखिए यही लिखा है, दे लीड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम, दे रिलेट टू द टाइम सीरीज डेटा ऑफ वेरिएबल दैट रीच हाई लो पॉइंट्स इन एडवांस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब फ्यूचर में क्या हाई लो हो सकते हैं किसी इवेंट की वजह से। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के एनालिसिस में। फिर है लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है एंड देन अपने को पता चलता है कि ये कौन से इवेंट की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे डायरेक्शन ये है, और जब लैग करेंगे तो डायरेक्शन ये होगा, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, फिर अपने को पता चलता है कि ये वाले इवेंट की वजह से हुई है। सो ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्निक नहीं है, आप इस इवेंट की वजह के बेसिस पे कोई फ्यूचरिस्टिक डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर में ले सकते हैं। फिर थर्ड है अपना कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, यानी इवेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी साइड बाय साइड चलती है इस तरीके से। ये मेरा अपना तरीका है टाइम सीरीज बनाने का। तो देखिए सेकंड, लैगिंग इंडिकेटर्स, they are time series data of variables that lag behind and their consequences vice the economy। यानी इवेंट का पता कब चलता है, जब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है। they reach their turning point after the economy has reached its own already। फिर है अपना roughly coincidental indicators, they reach their peaks and troughs at approximately the same in the economy। यहाँ पे सेम है, सम नहीं। पीक्स मतलब या तो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी वजह से हाई जा रही है या लो जा रही है, साइड बाय साइड इवेंट होता जा रहा है। थर्ड अप्रोच है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। तो देखिए इसमें थोड़ी सी अपन 11th-12th की इकोनॉमिक्स याद करते हैं। वी यूज टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, हम टोटल इनकम निकालते थे इकोनॉमिक्स में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर
प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे जब टोटल इनकम निकालते थे। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में क्या करते हैं, आपके पास पास्ट का डेटा होता है, ऑन दैट बेसिस ऑफ डेटा कंसिडरिंग जो फ्यूचर्स में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले हैं अपनी इनकम को, आप फ्यूचर की नेशनल इनकम डिसाइड करते हैं। तो आप ये सारे फैक्टर्स सेपरेटली ट्रैक करेंगे। कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, मॉनसून, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक एक इंडिविजुअल फैक्टर को ट्रैक करेंगे, फ्यूचर में वो क्या पोजीशन ले सकते हैं। देन यू विल सम ऑफ दिस फैक्टर्स, आप फ्यूचर की एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालेंगे। फर्स्ट है फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, सेकंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ट्रैक करेंगे, थर्ड में तीनों को सम अप करेंगे तो आपके पास एक एस्टिमेटेड ग्रॉस इनकम आएगी। फिर फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि बाकी एक्सपर्ट्स ने जो ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम निकाली है वो अपने इससे मैच हो रही है कि नहीं। इस बेसिस पे आप एक पूरा इकोनॉमी का मॉडल बनाएंगे। तो देखिए कितने स्टेप्स हैं। हाइपोथेसाइज द टोटल इकोनॉमिक डिमांड बाय मेजरिंग टोटल इनकम, आप टोटल इनकम निकालोगे बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, चेंजेस इन इकोनॉमिक लेवल्स। तो आप टोटल इनकम निकालना है, अपना पर्पस है इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे आप मॉनसून लिख सकते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लिख सकते हैं, पर चूंकि ये मैंने बुक का कॉपी किया है तो मैंने सेम वही पॉइंट लिखे हैं। फिर आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एस्टिमेट करोगे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नेट एक्सपोर्ट्स। फिर इनको ऐड करेंगे टू ऑब्टेन द फॉरकास्टेड जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और फिर इसको आप कंपेयर करोगे फॉरकास्ट जो बाकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने किया है। इस तरीके से इसको याद रखना है। तो टोटल 3 टेक्निक्स यूज करनी है इकोनॉमी के एनालिसिस के लिए। फर्स्ट है एंटिसिपेटरी सर्वेस, यानी एक्सपर्ट की राय कंसीडर करना है कि फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या हो सकता है। सेकेंड, आप बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। बैरोमीटर में 3 अप्रोचेस हैं, लीडिंग, लैगिंग एंड रफली कोइंसिडेंटल। लीडिंग मतलब वो कि इवेंट आज हुआ है उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर में वो पता चल जाता है। सेकेंड वाला है आपका लैगिंग, मतलब इकोनॉमिक इवेंट होने के बाद पता चलता है कि इसका इवेंट क्या था। और थर्ड, दोनों जब साथ में चलते हैं। और तीसरा है आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, यानी आप पूरा इकोनॉमी का एक मॉडल बनाते हो। टोटल 4 स्टेप में आप फैक्टर्स कंसीडर करोगे, सारे उसके जो कंपोनेंट्स है टोटल इनकम के उसको एस्टिमेट करोगे, थर्ड में उनको एडअप करके जीएनपी निकालना है, फोर्थ में कंपेयर करना है जो बाकी एजेंसीज ने जीएनपी निकाली है उससे। तो फंडामेंटल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे अपन इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। तो देखिए, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी किसी भी इंडस्ट्री को जज करने के लिए आप कौन कौन सी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। तो पहली चीज़ जो आप करोगे वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी जिस इंडस्ट्री को वो आपकी कंपनी बिलोंग करती है वो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है या डिक्लाइन के स्टेज पे, ताकि आपको उसका फ्यूचर कंडीशंस डिसाइड कर सको। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि अगर ग्रोथ या इनिशियल स्टेज में है इसका मतलब है हाई प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है, स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है अगर मैच्योर स्टेज में है तो, और प्रॉफिट डिक्लाइन होगा अगर वो इंडस्ट्री लास्ट स्टेज पे है तो, यानी डिक्लाइन के स्टेज पे है तो। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर रहे होंगे इसको 11th-12th की इकोनॉमिक्स से, काफ़ी मैटर मिलता जुलता है। सेकेंड है डिमांड और सप्लाई का गैप कितना है इंडस्ट्री में, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है इसका मतलब है कि फ्यूचर का स्कोप अच्छा है इंडस्ट्री का, बिकॉज आपका सारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेगी इकोनॉमी। और अगर सप्लाई ज़्यादा है इसका मतलब है कि कंपनी के आगे बढ़ने के चांस या ग्रोथ के चांस थोड़े से कम है। तो देखिए, एक्सेस सप्लाई रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन यूनिट प्राइस रियलाइजेशन, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो कंपटीशन कट टू कट होगा,
यानी कंपटीशन प्राइस के बेसिस पे होगा। जिस कंपनी का प्राइस कम है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, फिर तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज करती जाएगी कंपनी, तो प्रॉफिट कम होता जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई कम है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि मुंह मांगा दाम मिलेगा साहब अपने को। फिर थर्ड है बैरियर्स टू इंडस्ट्री बैरियर्स टू एंट्री, कि उस इंडस्ट्री में किसी नई कंपनी का आना या ऑनबोर्ड होना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नई इंडस्ट्री या फिर नई कंपनी उस इंडस्ट्री में आती है तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, डिमांड सप्लाई का गैप फिर चेंज होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। तो उस इंडस्ट्री में एंट्री करना कितना लीगली, कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है दूसरी कंपनियों के लिए, ये चेक करना, क्योंकि खुद कंपनीज भी बैरियर्स क्रिएट करती है दूसरी कंपनी के आने के लिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होता है। तो आपको ये चेक करना है कि उस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स कैसे हैं। तो देखिए, एनी इंडस्ट्री वुड विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी वुड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यानी अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें नए नए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कोशिश करेंगे इन्वेस्ट करने की। लेकिन उसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इजीली कोई भी कंपनी उस इंडस्ट्री में नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप सपोज कोई ऐसी इंडस्ट्री कर रहे हैं जहाँ पे आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं मटेरियल की, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उस पर, यानी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो उसमें एंट्री बैरियर्स इतने नहीं होंगे। तो आपको देखना है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और उसमें बैरियर एंट्रीज हैं कि नहीं है। तो आ जाएगा अपना सम ऑफ दिस बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है। फोर्थ है अपना एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का क्या लुकआउट है उस इंडस्ट्री के तरफ। जैसे अपन लास्ट एग्जांपल में देखा, अगर कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट उनको बैन करने पर तुला है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है। लेकिन कोई रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगा। तो आपको चेक करना है आपकी इंडस्ट्री का आपके गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है उस इंडस्ट्री की तरफ। फिर कंपटीशन कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, एक मोनोपोली है या फिर ओलिगोपोली है या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, और कंपटीशन का नेचर कितना है, वो प्राइस के बेसिस पे कॉम्पीट करते हैं या प्रोडक्ट के बेसिस पे कॉम्पीट करते हैं, या टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो दूसरी सारी कंपनियां बनाती है सेम टू सेम है या डिफरेंशिएटेड है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे आप नेचर कंपटीशन का, फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और डिमांड कितनी है उस इंडस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं अंदर। नेचर कितना है, नेचर कैसा है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन से मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्री में, सेम होमोजीनियस है या डिफरेंशिएटेड है, और डिमांड प्रोस्पेक्ट्स कैसी है उस इंडस्ट्री की। फिर एक कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये आ गया आपका कॉस्टिंग का पॉइंट। आप इसमें सारे कॉस्ट के फैक्टर्स कंसीडर करोगे उस इंडस्ट्री के, कि उसमें रॉ मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितने हैं, उसकी प्राइस क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो सारे कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस होगा। फिर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो वो इंडस्ट्री किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, यानी नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, यानी वो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से कितना अफेक्ट होती है, यानी स्लाइट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी पूरी कंपनी को चेंज कर देती है, या फिर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही चल रही है। सपोज आप मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री लेते हैं तो आपको वो कंपनी को चेक करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी से कोप अप कर पा रही है। फिर रिलेशनशिप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। ठीक है, तो देखिए अपन ने कौन कौन से पॉइंट देखे। फर्स्ट अपन ने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज पे है इंडस्ट्री। सेकंड अपन ने देखा डिमांड सप्लाई का गैप कितना है। थर्ड अपन ने देखा बैरियर्स एंट्री है कि नहीं है। गवर्नमेंट का लुकआउट क्या है, यानी एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। फिर अपन ने 5वां पॉइंट देखा कंपटीशन। छठा देखा अपन ने कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, और 7वां देखा अपन ने टेक्नोलॉजी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो 4 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम,
तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो आप सिर्फ यहाँ साइड में लिख लीजिए ABCD। आपको अगर याद रहता है तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। A फॉर आएगा एटीट्यूड, B फॉर आएगा आपका बैरियर्स, C में 2 पॉइंट है कंपटीशन कॉस्ट कंडीशन, और D में आएगा डिमांड सप्लाई। यहाँ 4 पॉइंट आएंगे A, B, C और D। आप चाहें तो इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए क्या ध्यान रखना है, ABCD। अगर एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रह जाती है तो आप पॉइंट बना सकते हैं। अपन ने फैक्टर्स देख लिए इंडस्ट्री एनालिसिस के, तो अपने को देखना है टेक्निक्स ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। छोटा सा पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ेंगे सिर्फ। फर्स्ट है रिग्रेशन का एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, और सेकंड है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो ये टोटल 3 पार्ट में है रिग्रेशन एनालिसिस, यानी 3 स्टेप्स में। आपको प्रोडक्ट की डिमांड का एनालिसिस करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसमें देखोगे कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, रिग्रेशन एनालिसिस या कोरिलेशन एनालिसिस से। आपको प्रोडक्ट की डिमांड का एनालिसिस करना है, अपने को इस टेक्निक से प्रोडक्ट की डिमांड का एनालिसिस करना है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की डिमांड। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजिंग द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो देखिए, इन्वेस्टर डायग्नोज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड, डायग्नोज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस। आपको प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करना है, तो उसके लिए फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड आर GNP, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सेट्रा। और ये फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके, लाइक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। चाहे तो साइड में लिखो यहाँ पे, प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस करना है, उसके लिए फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है, और ये कैसे होंगे, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से। सेकंड है इनपुट आउटपुट, बेसिकली एक डिमांड सप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, उसका एनालिसिस करना है। कब इंडस्ट्री में आउटपुट कितना हो रहा है और इनपुट कितना जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इकोनॉमी, intermediate steps in production process as goods processed from raw material stage through final consumption। उस इंडस्ट्री की क्या प्रोसेस है, कितना गुड्स लगता है, कैसे प्रोसेस होता है, और फाइनल आउटकम क्या होता है। दिस इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट चेंजिंग पैटर्न्स इंडिकेटिंग द ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस का। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थर्ड पार्ट पे, यानी कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। आपने पहले पूरी इकोनॉमी को देखा, फिर इंडस्ट्री को देखा, अब अपन देखेंगे कंपनी को। इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। तो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, आप देखते हैं कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कंपनी की साइज़ क्या है, कंपनी इंडस्ट्री में किस रैंकिंग पर है, कंपनी को कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या, या फिर आप देखते हैं कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ पैसा लगाती है, यानी आप फंड फ्लो एनालिसिस करोगे। या फिर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे, वो कवर होता है अपना टाइम सीरीज एनालिसिस में। ये सारे कॉमन फैक्टर्स है जो आप कंपनी के एनालिसिस में करोगे। देखिए, वन बाय वन अपन इनको कवर करते हैं। फर्स्ट है आपका नेटवर्थ और बुक वैल्यू। आप देखोगे कंपनी की नेटवर्थ क्या है, तो नेटवर्थ का मतलब लिखना है यहाँ पे कि सम टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, लेस इंटेंजिबल असेट्स एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत अच्छे से आता है आपको। और बुक वैल्यू क्या होता है शेयर की, नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप देखोगे कि बुक वैल्यू क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, कितना डिफरेंस है।
यानी पी रेशियो क्या है ये भी चेक करोगे आप, ग्रोथ रेट क्या है ये भी चेक करोगे। वन बाय वन एक एक चीज़ सब देखेंगे। फर्स्ट देखा अपन ने नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू, फिर सेकंड में आप एनालिसिस करोगे सोर्सेज एंड यूसेज ऑफ फंड, यानी कंपनी के फंड के सोर्सेज कौन कौन से, कितना कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कितना कंपनी के पास डिबेंचर्स है, कितने कंपनी के पास लोन्स है, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है इस पैसे को। तो आप करोगे फंड फ्लो एनालिसिस। आईपीसीसी याद आ रही है धीरे धीरे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस टू फाइंड आउट whether the firm has used short term sources of funds to finance long term investment, यानी कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म फंड्स तो यूज़ नहीं किए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये चेक करना है आपको। थर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी को इंडस्ट्री के बेंचमार्क फिगर से कंपेयर करना कि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कितनी है, अपनी कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी है, उस कंपनी में अर्निंग पर शेयर, उस इंडस्ट्री का अर्निंग पर शेयर रेशियो कितना है, अपना अर्निंग पर शेयर रेशियो कितना है, और सारे फैक्टर्स इंडस्ट्री के बेंचमार्क से कंपेयर करना। उसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल, यानी आप कंपनी को पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल। और सेकंड है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी पास्ट में क्या ट्रेंड था कंपनी का, यानी ओवर द टाइम कंपनी में क्या चेंजेस हुए हैं, यानी ग्रोथ रेट कितना चेंज हो रहा है, कंपनी की रैंकिंग चेंज कितनी हो रही है ओवर द टाइम पीरियड। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज टू कंपेयर अ फर्म अगेंस्ट सम बेंचमार्क फिगर्स फॉर दिस इंडस्ट्री, यानी उस इंडस्ट्री में सारी कंपनी का या फिर खाली बेंचमार्क फिगर्स को अपनी कंपनी का फिगर से कंपेयर करना। टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब ओवर द टाइम पीरियड अपनी कंपनी का एनालिसिस करना। और ये कैसे करते हैं, यूजिंग द कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियोज, कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, और जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, कंपनी का ओवर द टाइम पीरियड ग्रोथ रेट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कंपनी कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है, ओवर द टाइम पीरियड आपको चेक करना है। फिर है साइज एंड रैंकिंग। आप कंपनी एनालिसिस जब करते हो तो देखते हो कंपनी की साइज़ कितनी बड़ी है और उस इंडस्ट्री में कौन सी रैंक पर है। The net capital employed, net profits, return on equity and sales figures of the company are compared with similar data of other companies in the same industry. आप कंपनी की रैंक डिसाइड करते हो। फिर है ग्रोथ रिकॉर्ड, कंपनी का ग्रोथ रेट देखते हो आप, पी रेशियो, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स पर एनम, अर्निंग में कितना ग्रोथ रेट हो रहा है ईयर बाय ईयर, और नेट ब्लॉक में कितना ग्रोथ हो रहा है ईयर बाय ईयर। सब कॉमन चीज़ें हैं जो आप कंपनी के एनालिसिस में यूज़ करते हैं। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि कंपनी को कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके नेम का, उसकी साइज़ का, या गवर्नमेंट फेवर है क्या उसको, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को यहाँ पे। A company's long-term success is driven largely by its ability to maintain its competitive advantage. जब तक मोदी सरकार है कुछ कंपनियां चलती ही रहेगी। Powerful competitive advantage such as Apple's brand name, Samsung domination of mobile market create a shield around a business that allows it to keep competition at distance. कंपनी को कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये देखना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी सारी लीगल या फिर लॉ अबाइडिंग है कि नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक क्लॉज है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, तो कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए, वेदर कंपनी इज कंप्लाइंग विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉज 49, इस पर अलग से आपका एक चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हाउ वेल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी सर्व स्टेक होल्डर्स, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कंपनी अपने सारे फाइनेंशियल्स टाइम पर टाइम विथ क्वालिटी डिस्क्लोज करती है कि नहीं करती है, यानी रिटर्न भरना प्लस डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं कि नहीं कंपनी में, ये सारी चीज़ें।
आपको टोटल 4 पॉइंट याद रखने हैं अच्छे से, जो आप एग्जाम में लिख सको। तो आप देखिए, फर्स्ट था अपना नेटवर्थ बुक वैल्यू, दोनों को डिफाइन कर दिया आपने। सेकंड था सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड, यानी फंड फ्लो एनालिसिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अपन ने देखा कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल मतलब इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना, टाइम सीरीज मतलब ओवर द पीरियड अपनी ही इंडस्ट्री को एनालिसिस करना। फिर साइज आप कैसे चेक करोगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, नेटवर्थ कितना है पूरी कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स कंपेयर करोगे, ये सारी आप चीज़ें चेक करोगे साइज और रैंकिंग डिटरमाइन करने के लिए। फिर ग्रोथ रिकॉर्ड, इसमें 3 चीज़ें, पी रेशियो, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स, यानी ईयर बाय ईयर कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, और आपका नेट ब्लॉक ईयर बाय ईयर कितना बढ़ रहा है। नेट ब्लॉक मतलब नेट एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपनी को वो चेक करोगे। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं ये चेक करोगे। फंडामेंटल एनालिसिस का लास्ट पार्ट है, दैट इज द टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस। फैक्टर्स देखें, अब टेक्निक देखेंगे तो 3 टेक्निक है। डिसीजन ट्री एनालिसिस, इस पे तो काफ़ी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी किए हैं। आप सारे डिसीजंस के आगे प्रोबेबिलिटी अटैच करते हो, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फाइनल डिसीजन लेते हो, वो होता है अपना डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो ये टेक्निक यूज़ करेंगे कंपनी एनालिसिस में। एक ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ द रिग्रेशन या कोरिलेशन का एनालिसिस, कि ओवर द टाइम पीरियड कंपनी क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है, वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आपके कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। ये अपन ने फैक्टर्स में भी देखा था, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। और फिर है अपना कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो अपन ने पहले भी कवर किया है। यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो DTC, डायरेक्ट टेक्स्ट कोड नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट है डिसीजन ट्री, देन ट्रेंड एंड देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे किया है। टेक्निक्स, कंपनी एनालिसिस में टेक्निक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, उस पर क्वेश्चन आ सकता है।